जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, वो इतिहास बदलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतिहास के कुछ घटनाक्रम आज आपके सामने मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अपने भारतवर्ष का गौरवमयी इतिहास की कुछ घटनाक्रम, इतिहास के जो बारे में जानकारी है, उसके तथ्य जो है मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। जब इतिहास में अपन पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले अपन काल से शुरुआत करते हैं। काल जिसको 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, अध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो समय जिसका हमें लिखित में कोई साक्ष्य नहीं मिलता। अध ऐतिहासिक काल वो समय जिसका लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन आज तक कोई इतिहासकार उसकी लिपि को नहीं समझ पाया। और ऐतिहासिक काल या इतिहास जिसके साक्ष्य अपन को मिलते हैं। इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल को समझने के लिए 4 भागों में बांटा गया है, और 4 भाग जो दोस्तों रहते हैं अपने, वो धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथों में अपन वेद, पुराण, उपनिषद वगैरह महाकाव्य जो पढ़ते हैं। और दूसरा विदेशी यात्रियों का भारत आगमन, जिसमें अपन विदेशी यात्री जो भारत आए थे, जिसमें यूनानी यात्री आए थे, हेरोडोटस आया था, मेगस्थनीज, टोलमी, प्लिनी, डायमेक्स, निरियाकस आए थे, चीनी यात्री हांस फायान आया था, हेनसांग आया था, इत्सिंग आया था, अरबी यात्री अलबरूनी, बर्नी, रजाक, उत्बी, फारूकी वगैरह आए थे। और इसके अलावा अन्य यात्री मार्कोपोली, तारानाथ आए थे। कुछ भारतीय इतिहासकार चाणक्य, पाणिनि जो है उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ पढ़ते हैं अपन। इसके बाद हम प्राचीनतम साक्ष्य पढ़ते हैं, शिलालेख, अभिलेख वगैरह जो है उनके बारे में जानकारी लेते हैं। और दोस्तों ध्यान रहे कि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व कार्बन C14 वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर सिंधु सभ्यता के समय का आंकलन किया गया है, जिसमें अपन सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं। और 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक काल, और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक अपन उत्तर वैदिक काल को पढ़ते हैं। और इस दरमियान आर्यों ने भारत पर शासन किया था, और आज जो है हम आर्यों की ही संतान बताए जा रहे हैं। और आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था, इतिहासकार मैक्स वूलर के अनुसार। इसके बाद में अपन 16 भागों में बटा हुआ भारत यानी 16 महाजनपदों को पढ़ते हैं। उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद था, जिसमें 7 राजवंशों ने शासन किया था। हर्यक वंश जिसका संस्थापक था बिंबिसार, शिशुनाग वंश जिसका संस्थापक था शिशुनाग, इसके बाद में नंद वंश महापदम नंद, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य, और शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग, कणव वंश वासुदेव, और आंध्र सातवाहन वंश जिसका संस्थापक शिमुक हुआ था। इसी समय भारत पर पहला विदेशी आक्रमण होता है यूनानी राजा सिकंदर का, जो दोस्तों 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करता है। युद्ध होता है पोरस का युद्ध, और इस युद्ध में पोरस के साथ युद्ध लड़ता है। और इस युद्ध में दोस्तों ध्यान रहे, पोरस का युद्ध, झेलम का युद्ध, विस्ता का युद्ध या हाइडेस्पेस का युद्ध अपन कहते हैं। इसके बाद में भारत पर शकों का आक्रमण होता है। इसके बाद में पल्लवों का आक्रमण होता है। फिर भारत पर कुषाण आक्रमण हुए थे। कुषाण राजा जिसका संस्थापक कुषाणों में कुजुल कटपिसियस था, और शक्तिशाली राजा हुआ था कनिष्क। दोस्तों ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद में शकों को भारत में पराजित किया था उज्जैन के राजा भोज, जिसने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और विक्रम संवत चलाई थी, जो हिंदू धर्म की प्रमुख संवत होती है। इसके बाद यहां अपन पढ़ते हैं कि मध्यकालीन भारत में राजपूतों की उत्पत्ति, जिसमें अग्निकुंड से उत्पत्ति मानी जाती है, जिसमें कहते हैं कि महर्षि वशिष्ठ ने माउंट आबू पर एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ से 4 योद्धा उत्पन्न हुए थे, प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य और घेड़वाल। इसके अलावा जैसे अपन इसके बाद में मध्यकालीन भारत जो है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण होता है, जब उसने सिंध के राजा दाहिर सेन पर आक्रमण किया था। और इस दाहिर सेन इस युद्ध में जो है दोस्तों हार जाते हैं, और कासिम की इसमें विजय होती है। कासिम ने भारत में पहली बार जजिया कर भी लगाया था, यह भी आपको ज्ञात रहे। इसके बाद में 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 बार महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण होता है। फिर इसके बाद में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था 1175, 1178, 1191, 1192 और 1194 ईस्वी में। तराइन का पहला युद्ध 1191 और 1192, तराइन का दूसरा युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं, जब पृथ्वीराज चौहान तरते के साथ में युद्ध लड़ता है, जिसके बारे में कहा जाता है दोस्तों कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट परमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा गया है। इसके बाद दोस्तों गौरी जब भारत से लौटता है तो यहाँ का साम्राज्य अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपता है, जिसने यहाँ पर 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव लगाई थी। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश, जहां से दिल्ली सल्तनत काल का इतिहास शुरू होता है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश, 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश, 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक दोस्तों तुगलक वंश, 1414 से लेकर 51 तक सैयद वंश, 1451 से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश। और इसी समय दोस्तों ध्यान रखो लोधी पर आक्रमण करता है। लोधी वंश का अंतिम राजा होता है इब्राहिम लोधी, जिसके ऊपर आक्रमण करता है बाबर, और बाबर मुगल साम्राज्य की नींव लगाता है। 1526 ईस्वी
पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ में। फिर बाबर 1526 से 30 से 56 तक हुमायूं रहता है, और 1556 से 1605 ईस्वी तक दोस्तों अकबर रहता है। 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर रहता है। 1600 जहांगीर के बाद राजा बनता है शाहजहां 1627 से 1659 ईस्वी तक। 1659 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब। इसके साथ ही मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाता है। और दोस्तों ध्यान रहे कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, जबकि चंद्रगुप्त सेकंड के काल को भारतीय साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के काल को भारतीय हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, और जहांगीर के काल को भारतीय चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, जबकि शाहजहां के काल को भारतीय स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके बाद में आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है, जब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यूरोपीय कंपनियां जो है, यानी सबसे पहले उत्तर मुगल काल रहता है 1707 से लेकर के और 1858 ईस्वी तक। इसके बाद में मराठा साम्राज्य, शिवाजी महाराज आते हैं, मराठा पेशवा आते हैं। इसके बाद में दोस्तों यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन होता है, पुर्तगाली आते हैं, वास्को डी गामा भारत आया था। इसके बाद में डच भारत में आते हैं, डेविस आते हैं, अंग्रेज आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं। अंग्रेजों ने भारत में फिर अपना शासन स्थापित किया था। 1757 प्लासी युद्ध के बाद में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर बना था। इसके बाद दोस्तों ध्यान रहे कि 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स को ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1833 ईस्वी चार्टर एक्ट के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1858 ईस्वी भारत शासन अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। और दोस्तों ध्यान रहे कि 1885 ईस्वी में A.O. हयूम अंग्रेज अधिकारी के द्वारा कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। 1895 ईस्वी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा हमारे अधिकारों की मांग रखी गई थी। 1896 ईस्वी में भारत का पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया था, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था, और 1906 ईस्वी में सलीम उल्लाह खान व आगा खान के द्वारा मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना की गई थी। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस दो भागों में बंट गई थी, गरम दल और नरम दल। और 1916 ईस्वी में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस पुनः जो है एकत्रित हुआ, और दोस्तों गरम दल और नरम दल का विलय कर दिया गया था। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, जिसमें दोस्तों पहली बार मुसलमानों को अलग से मतदान के अधिकार की मांग की गई थी। 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ था, जिसने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बन गई थी। 1911 में पहली बार भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था, और 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। 1915 ईस्वी में गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनबी सेठ ने चलाया था। 1917 ईस्वी में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1918 में गांधी जी का अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था। 1918 ईस्वी में ही गांधी जी का खेड़ा आंदोलन हुआ था। 1919 ईस्वी का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था, जब प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना हुई थी। और 1919 ईस्वी में रोलेक्ट एक्ट आया था, जिसे काला कानून कहा जाता है, जिसके तहत किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके उसे कैद में डाल दिया जाता था। उस व्यक्ति को वकील व दलील पेश करने की अनुमति नहीं दी जाती थी, जिसका भारतीयों ने विरोध किया। और 13 अप्रैल 1919 को एक शांतिप्रिय सभा आयोजित की थी, जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड का नरसंहार हुआ था, जिसमें 379 जो भारतीय हैं वो दोस्तों मारे गए थे, क्योंकि जनरल डायर ने यहां पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसके विरोध में 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, और जो 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के बाद में बंद कर दिया गया था। और इसके बाद 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। 1925 ईस्वी में काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना घटित हुई थी, जब चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लाहिड़ी ने मिलकर ट्रेन से सोना लूटा था। 1928 ईस्वी की नेहरू रिपोर्ट आती है, जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी, जिसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। और 1928 ईस्वी में ही साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था, जब लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। और 1928 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल जी ने बारदोली सत्याग्रह किया था, जहां की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई थी। और 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज, जो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस है, वो मनाया गया था। 1930 ईस्वी में गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, और 1930 ईस्वी में गांधी जी का दांडी मार्च हुआ था। 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। और ध्यान रहे 1930, 1931, 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसके तीनों सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था, और दूसरे सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, जो असफल रहा था। 1932 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने एक घोषणा पत्र जारी किया था, जिसके तहत
SC ST को, अनुसूचित जाति व जनजाति को हिंदुओं से अलग करने का प्रावधान रखा था, जिसका गांधी जी ने विरोध किया। और 1932 ईस्वी में गांधी जी व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट समझौता हुआ था। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आया था, जिसके तहत हमारे संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दास ताका चार्टर एक्ट भी कहा था। और इसके बारे में यह भी कहा था कि यह एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक तो बहुत है लेकिन इंजन नहीं है, जिसके तहत भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी हुई थी। और इसी के तहत बर्मा, जिसे आज अपन म्यांमार कहते हैं, उसको भारत से अलग कर दिया गया था। 1940 ईस्वी का अगस्त प्रस्ताव आया था, जिसके तहत मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग रखी थी। और 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा लगाया था। 1946 ईस्वी का 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसमें पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आए थे, जिन्होंने भारत में चुनाव प्रक्रिया करवाई थी। और 1947 ईस्वी में दोस्तों माउंट बेटन योजना, जिसके तहत भारत व पाकिस्तान को अलग अलग राष्ट्र बनाने की स्वीकृति दे दी गई थी। तो दोस्तों ये थी इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी, जो बार बार हमसे एग्जाम में पूछी जाती है और आपके आने वाले एग्जाम में दोस्तों बहुत ही आपके लिए कारगर सिद्ध होगी, ऐसी कामनाओं के साथ में दोस्तों इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ें और दोस्तों अपने जो साथी विद्यार्थी हैं उनके साथ में साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ऐसी शानदार और इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट के लिए आप लोग जुड़े रहें टीम उत्कर्ष के साथ में और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। पुनः जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।